तो जितने भी प्रकार के वायरस आएंगे उनको नियंत्रित करने का हमारे पास बहुत अच्छा प्रबंधन है। हमारे यहाँ का जो मुख्य पुजारी है वो दलित है। हिंदवा सौदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, यह भाव हम लोगों के मन में है और ये हमारे संस्कार का हिस्सा है। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण बालकों को उत्तर प्रदेश के अंदर अपने यहाँ रख करके संस्कृत पढ़ाते हैं और अन्य उत्तम शिक्षा उपलब्ध करवाते हैं। गोरक्षपीठ अपनी पहली शिक्षण संस्थान का स्थापना कब कर चुका था? 1932 में। कोई जाति भेद नहीं है, हर जाति का बच्चा वहाँ पढ़ सकता है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए स्कॉलरशिप भी होती है। तो जिनको देश दुनिया की जानकारी में कुछ भी बोल सकता है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश चौहान के और आप देख रहे एक ऐसा इंटरव्यू जिस इंटरव्यू में बैठी हुई व्यक्ति 5 साल पूर्व आज ही के दिन और घड़ी के अनुसार भी इसी समय पर हमारे साथ इसी इंटरव्यू में थी, जिसमें हमने कहा था कि ये उत्तर प्रदेश के आने वाले मुख्यमंत्री हैं। और उन्हीं सवालों के साथ हम स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी का। स्वागत है आप। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। दोनों का अंदर बाहर से ड्रेस भी एक ही है। सुरेश जी, मैं आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारे केवल कपड़े ही समान नहीं हैं, विश्वास करता हूं भावनाएं भी समान होंगी। राष्ट्र कल्याण के लिए, राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के। देखिए, जिस समय 5 वर्ष पहले जब मैंने आपसे कोई एक इंटरव्यू दिया था, वो इंटरव्यू गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे था। और वो इंटरव्यू मैंने तब दिया था जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के उपरांत वापस आया था दिल्ली, और फिर मैंने आपको इंटरव्यू दिया था। शायद ही ऐसा होता है कि कोई नेता अलाउड करे कि पिछली बार क्या बात हुई थी और उस पर अभी बात करें, क्योंकि लोग ज़्यादातर चुनावी भाषण अलग होते हैं। लेकिन आपने जो काम किए हैं, तो मैं पिछले इंटरव्यू से शुरू करूंगा जो 5 साल पहले एज अ मुख्यमंत्री आप बनेंगे, इस भाषा में आपने जो कहा था, तो उसमें आपने कानून और व्यवस्था की बात की थी और आपने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो कानून और व्यवस्था हम ऐसी मजबूत करेंगे जो यूपी ने कभी देखी नहीं होगी। 5 वर्ष पहले जो हमने कहा था, जनता के सामने जो कहा था, इन 5 वर्षों में पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसको पूरा किया। परिवर्तन आप देख सकते हैं। 5 साल पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कोई बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी। आज मैं कह सकता हूँ हर बेटी स्कूल जाती है, बिना भय के जाती है। हर माताएं हर महीने मार्केटिंग कर सकती हैं, बाज़ार जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रात्रि में भी कोई बिटिया या कोई बहन अगर कहीं बाहर से आ रही है और उसको रेलवे स्टेशन से, बस स्टेशन से अपने घर जाना है, तो उसको कोई भय नहीं, क्योंकि यूपी में उन लोगों का अपना शासन है। 5 साल पहले केराना में, कांधला में और 1 दर्जन कस्बे ऐसे थे जहाँ से हिंदू व्यापारी पलायन कर गए थे। इन 5 वर्षों में वे सभी वापस आए हैं। और केराना, कांधला जैसी जगहों पर तो 5 साल के बाद, यानी इन 5 वर्षों के दौरान 25 वर्ष के बाद मॉल बन रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, पेट्रोल पंप लग रहे हैं और विकास की एक नई यात्रा में हमारा प्रदेश निकल पड़ा है। 5 साल पहले यूपी में दंगे होते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। इन 5 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। ये भी आप दंगाइयों से में कहा था कैसे निपटा जाना चाहिए, अगर किसी को देखना हो तो हमें बताएं ना, हम उसको एक एक पॉइंट नोट कर देते हैं। सारे दंगाई अपने आप ठंडे हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो लॉ एंड ऑर्डर की बात की, उसमें एक बात और भी देखा हमने, क्योंकि अभी मैं बाय रोड लखनऊ आया हूँ, तो 5 वर्ष पूर्व
सड़क किनारे घर नहीं होते थे। जो घर होते थे वो एक साथ लोग रहते थे सिक्योरिटी के पर्पज से। खेती में अकेले का घर ऐसा शायद ही कहीं होता था, बहुत कोई हो शक्तिशाली, लेकिन अभी कॉमन हो गया। अब लोग अकेले रहने पर भी उनको ये लग रहा है कि हाँ हम सुरक्षित हैं। देखिए 5 साल पहले बिजली की भी यहाँ जाती होती थी, उसका मजहब होता था। ईद और मुहर्रम तो बिजली आएगी, होली और दीपावली बिजली नहीं आएगी। चेहरा देख कर के बिजली दी जाती थी। आज 24 घंटे बिजली है 75 जनपदों में, 350 तहसीलों में, 826 विकास खंड हैं सब में, 1526 थाने हैं सब में बिजली है। सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली, कोई भेद नहीं। 1,21,000 मजरों में हमने बिजली पहुंचाई। 1,43,00,000 गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन दिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब करने में सफल हुए। पहले बिजली इसलिए नहीं दी जाती थी क्योंकि इन्हें अपने काले कारनामों को करने के लिए अंधेरा चाहिए। हमने कहा भी यूपी में अब डार्क जोन की आवश्यकता नहीं। अब तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण की कार्रवाई आगे बढ़नी है। इसलिए भगवान सूर्य की तरह जगमगाती भी रात्रि भी होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर ये 5 वर्षों के अंदर डबल इंजन की सरकार ने इसमें सफलता प्राप्त की। आपने पिछली बार कहा था कि दंगा मुक्त प्रदेश, तो आपने जवाब दे दिया। मुजफ्फरनगर दंगे और बरेली दंगे की जांच होकर न्याय होगा। हाँ, हमने कार्रवाई की है। दोषी थे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। जिन निर्दोष लोगों को फंसाया गया था उनको वहाँ से उनके मुकदमों को भी समाप्त किया है। आपने कहा था किसानों का ऋण माफ़ होगा। हमने ऋण माफ़ किया। 36,000 करोड़ रुपए का 86 लाख किसानों का ऋण भी हमने माफ़ किया। और आज उत्तर प्रदेश का हर किसान इस बारे में कह सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। जो काम कभी नहीं हुआ इन 5 वर्षों में या केंद्र सरकार के 7 वर्षों के दौरान वो करके दिखाया। आपने गन्ना किसानों के साथ हम न्याय करेंगे ये कहा था, तब इतना माहौल नहीं था, इस वक्त है। लेकिन आपने इतना काम, क्योंकि हमने आपके आंकड़े भी दिखाए कि आपने कितना पैसा पुराने सरकारों की तुलना में दिया, लेकिन फिर भी आपको इस मामले में थोड़ा सा विरोधक बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है वो कुछ भी बोलेंगे। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले भी आज कहते हैं कि साहब हम भी राम मंदिर बना देंगे, हम हिंदू है। बोल रहे हैं ना। जिनके पूर्वज कहते थे कि मैं तो एक्सीडेंटली हिंदू हूँ, आज वे भी कहते हैं साहब हम भी हिंदू हैं। ये तो परिवर्तन है, ये नया परिवर्तन है, ये वैचारिक विजय है हमारी। लेकिन एक चीज़ हमें देखना होगा कि 2003 से लेकर के 2017 तक पहले समाजवादी पार्टी की, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी की, फिर समाजवादी पार्टी की 14-15 वर्षों तक सरकार यूपी में थी। इन्होंने गन्ना किसानों का जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया। हमने उससे ज़्यादा, यानी ज्वाइंट रूप से इन 14-15 वर्षों में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, हमने 5 वर्ष में उससे ज़्यादा 1,61,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों के खाते में किया है। इनके समय में 29 चीनी मिलें बंद हुई थी। हमारे समय में एक भी चीनी मिल बंद नहीं हुई। हाँ, बंद चीनी मिलों के स्थान पे नई चीनी मिल लगा करके चालू की गई, और वो भी रिकॉर्ड कम खर्चे में भी हुई। और शुगर केन को इथेनॉल में बनाने, आज यूपी शुगर प्रोडक्शन में नंबर 1 है, इथेनॉल प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है। और यूपी में गन्ना किसानों का दाम भी हम लोगों ने इन 5 वर्षों में 40 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाने का काम भी किया है। हमने जो घटतोली होती थी या पर्ची में ब्लैक मार्केटिंग होती थी, इन सब को ट्रांसपेरेंट करके टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा। ऑनलाइन आप पर्ची ले सकते हैं, आपको कितनी पर्ची चाहिए आप उसमें करिए, आइए। ये सारी चीज़ें हमने व्यवस्थित रूप से किया है। तो किसान के लिए जितना कुछ पिछले 5 वर्ष में राज्य में और 7-7.5 वर्ष में केंद्र सरकार ने किया है, आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। बिल्कुल। और उनको पहले डीजल लगाना पड़ता था पानी के लिए, अब बिजली है, अब उनके पर्याप्त बिजली है, आधी रेट में बिजली दी जा रही है। हम प्लानिंग कर रहे हैं अगले 5 वर्ष के अंदर कि इनको फ्री में बिजली दे सकें। अब सोलर देंगे तो भी उसका, हाँ, वो काम हो जाएगा।
पीएम कुसुम योजना में ये इस प्रकार का बिल्कुल, आपने 70 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वचन दिया था। हमने इससे कई ज़्यादा लोगों को दिया है। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, कोई सिफारिश नहीं, एकदम पारदर्शी तरीके से सारी नियुक्तियां हुई। 1,61,00,000 नौजवानों को हम लोगों ने जो सुरक्षा का वातावरण दिया ना, इसमें जो निवेश हुए लगभग 3,66,000 करोड़ रुपए का निवेश यूपी में हुआ। उसमें जो यूनिट लगी वहाँ नौकरी और रोजगार एक तो दिया गया। दूसरा, यूपी में पहले से मौजूद था एमएसएमई का क्लस्टर, जिसको हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से प्रमोट किया। इन सब में 1,61,00,000 नौजवानों को हमने रोजगार दिया और नौकरी भी दी। दूसरा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से परंपरागत हस्तशिल्पी कारीगरों को ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के साथ साथ उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ जोड़ने का काम, 60 लाख ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने ट्रेनिंग, टूल किट और उन्हें स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया। तो हमने तो 70 लाख की बात की थी, ज़्यादा उससे कई गुना ज़्यादा लोगों को दिया है। और आज CMI का जो लेटेस्ट डाटा आया है, 16-17 में यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% था, आज वो घटकर के 3% रह गया है। वाह, आपने एंटी रोमियो स्क्वाड की बात की थी, गठन भी किया था, हालांकि अब उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं है। देखिए, हमने जब आए थे, देखिए फर्क साफ है। हम लोग जब आए तो मैंने पहला काम किया था 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का। उसके साथ ही हमने ऑर्डर किया था एंटी रोमियो स्क्वाड हर थाना में गठित करने का। आज हम उसके 3rd फेज में जा चुके हैं, जिसमें हर ग्राम पंचायत में मिशन शक्ति के अंतर्गत एक महिला बीट पुलिस अधिकारी उस गांव में जाएगी, गांव की महिलाओं के साथ संवाद बनाएगी, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाएगी और फिर शासन की महिला कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं के साथ उनको जोड़ने का काम करेगी। आज ये हर ग्राम पंचायत में यूपी में हो रहा है। तीसरा फैसला हमारा जो था वह था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का। हमने इन तीनों को पहले चरण में ही पहले दिन ही इसको पूरा कर दिया था। आपने कहा था हिंसा क्षेत्र से जो पलायन हुआ है उसको हम वापस करेंगे। वापस किराना में, कांधला में सब वापस आए, मैंने बताया ना। आप स्वयं भी गए थे? मैं स्वयं भी गया था वहाँ पे। मैं धन्यवाद दूंगा कि आप मेरे इस कार्यक्रमों को बहुत नज़दीक से देखते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्वयं गया भी था वहाँ और मैं उन परिवारों से मिला था सर्वाधिक पीड़ित। बिल्कुल। आपने देखा होगा 6ठी क्लास की एक बेटी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भय तो नहीं लगता है? उसने कहा साहब भय कैसे, अब मुख्यमंत्री आप हैं, तो जब हमारा बाबा ही मुख्यमंत्री है हम भयभीत क्यों होंगे? तो ये मेरे लिए मुझे लगता है कि सफलता है ये। हाँ, मैं देखिए सफलता अलग विषय है, लेकिन ये आत्मीयता का भाव, आत्मीयता का, ये हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। लोकतंत्र विरोधी कानून भी बनाया है। यूपी में आज के दिन पे लफ्ज़ जिहाद के नाम पे कोई किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं कर सकता, करेगा तो उसके लिए 10 साल जेल की सज़ा के लिए जेल के दरवाजे खुले हैं। और अवैध धर्मांतरण को भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सख्ती के साथ रोका ही नहीं, उसका एक कानून भी बनाया। फिर आपने कहा था कि जो दलितों वाला विषय है उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा था, भली पार्टी दलित के नाम की हो, लेकिन समाजवाद की बात हो, लेकिन दलितों पर अन्याय हो रहा था। वो घटा तो है, लेकिन मैं आपके मुंह से थोड़े आंकड़े समझना चाहूँ। देखिए, आप देख सकते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में अगर किसी ने सम्मान दिया आज़ादी के बाद तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। उनसे जुड़े हुए 5 स्थलों को, महत्वपूर्ण स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए एक सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर कार्यालय में, हर सरकारी कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर आपको हर जगह मिल सकती है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय SC ST की स्कॉलरशिप रोक दी गई थी।
हमने इन सभी छात्रों को 100% छात्रों को स्कॉलरशिप दी, इनके छात्रावास स्ट्रेंथनिंग किए, इनकी व्यवस्थाएं को और किया, मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार की एक योजना हम लेकर के आए। और हम लोगों ने एक और काम किया, आने के बाद ये सुनिश्चित किया कि हर एक दलित समुदाय से जुड़ा हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए परिवारों के लिए राशन कार्ड अनिवार्य हो। जिनके पास ज़मीन के पट्टे नहीं उनको ज़मीन के पट्टे दो, जिनके पास आवास नहीं उनको आवास उपलब्ध कराओ। आप आश्चर्य करेंगे, हम 15 करोड़ गरीबों को वर्तमान में महीने में 2 बार फ्री में राशन दे रहे हैं, 15 करोड़ गरीबों को। वो तो किसी भी चैनल के आजकल जो आपके विरोधी चैनल है वो भी जो इंटरव्यू लेने जाते हैं लोगों का, तो वो लोग उधर से बोल देते हैं 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है। 6 करोड़ राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, 4 करोड़ राज्य सरकार के द्वारा। 43,50,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास दिया, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया। 1 करोड़ 43 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए, विद्युत के कनेक्शन दिए। और 1 करोड़ 67 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए। आज हर गरीब और हर दलित, हर वंचित अपने को ये कह सकता है कि साहब मैं भी इस समाज का हिस्सा हूँ और ये सरकार हमारी है, और मुझे प्रसन्नता है कि हमें उसकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे कोई दलित तो ऐसा नहीं मिला जिसने आपसे नाराज़गी जताई, लेकिन जो आपका विपक्ष है वो आपको दलित विरोधी कहता है। देखिए, विपक्ष का काम है बोलना, वो बोलेंगे। उनको पता ही नहीं मैं जिस परंपरा से आता हूँ वहाँ जातिवेद का, वहाँ जाति का कोई वादी नहीं है। हमारे यहाँ एक पंगत में आज से नहीं, मेरे दादा गुरुजी, मेरे परंपरा से हमारे यहाँ ये है, भंडारा चलता है वहाँ। दोपहर में भोजन सबको मिलता है, सुबह चाय जलपान सबको मिलता है, दोपहर का भोजन सबको मिलेगा, रात्रि का भोजन सबको मिलेगा। एक पंगत में सब लोग बैठ के भोजन पाते हैं। और इनको चुनाव के समय इवेंट करनी पड़ती है। और हमारे यहाँ कोई जाति भेद नहीं। हिंदवा सौदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, यह भाव हम लोगों के मन में है और ये हमारे संस्कार का हिस्सा है। और हम लोगों को तो ये बताया जाता है कि ईश्वर के दरबार में कैसा भेद है, एक आत्मा है, कोई भेद नहीं है। हमने कभी इसको नहीं माना। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ का जो मुख्य पुजारी है वो दलित है। मतलब ये तो किसी को मालूम ही नहीं। हाँ, मालूम ही नहीं। अच्छा, आपको भी कभी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। क्यों पड़ेगी? हाँ, क्यों हम सफाई दें? हाँ, क्यों सफाई दें? हम उस मिशन के हिस्से हैं, हमें सफाई देने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, लोग बहुत कुछ बोलते हैं। अब एक चीज और मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा ब्राह्मण बालकों को हम लोग अपने यहाँ रख करके संस्कृत पढ़ाते हैं और अन्य उत्तम शिक्षा उपलब्ध करवाते हैं। अच्छा, मतलब 500 बच्चे गोरखपुर पीठ में रहते हैं, उनके लिए। अच्छा, जिसको ये सब लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण विरोधी हैं। मैं क्या कह रहा हूँ ना, हाँ, इनकी आंखें तब खुलेंगी जब एक बार जाके देखें ना। हाँ, 500 बच्चे, और आज से नहीं, हाँ, पिछले 100 सालों से। आज तो नेपाल से फिर भी कम हो गया है। तो नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का कोई जिला ऐसा नहीं था जहाँ के बच्चे वहाँ रह करके अध्ययन न किए हों और वहाँ रह करके उन्होंने अपने जीवन को न आगे बढ़ाया। हजारों ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों की आजीविका गोरखपीठ से चलती रही है। आज से नहीं चले, दशकों से चल रही है, दशकों से चल रही है। गोरखपीठ
अपनी पहली शिक्षण संस्थान का स्थापना कब कर चुका था? 1932 में। अच्छा। आज 50,000 बच्चे गोरखपीठ से संचालित संस्थाओं में अध्ययन करते हैं। कोई जाति भेद नहीं है, हर जाति का बच्चा वहाँ पढ़ सकता है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए स्कॉलरशिप भी होती है, सब कुछ होता है। तो जिनको देश दुनिया की जानकारी नहीं, कुछ भी बोल सकता है। क्या ये कारण है कि इस बार बीएसपी का कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि दलित वोटर आपके पास ऑलरेडी आ चुका है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की परंपरागत चली आ रही सड़ी गली राजनीति को एक नया जीवन दिया है। 2014 में जब उन्होंने राजनीतिक एजेंडे में गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को और समाज के प्रत्येक तबके को दिया, जोड़ा है, उसके कारण राजनीतिक एजेंडा बदल करके रहे। जो लोग पहले जाति की बात करते थे, आज वे लोग भी गरीबों की बात करने लग गए। अलग विषय है कि जब उनको मौका मिला था उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन ये आज आप देख सकते हैं। इसलिए इतनी गरीब कल्याणकारी योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। कोई राज्य सरकार थोड़ा भी उसको अपने साथ जोड़ लेना। हम बाय रोड दिल्ली से आए हैं, ये कल्पना पहले नहीं हो सकती थी। हाँ, 5 घंटे में हम आ गए हैं। एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। आप जो है गरीब कल्याणकारी योजनाएं, फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिले। 12-13 में क्या स्थिति थी, 25,000 रुपये लेकर के भी कोई व्यक्ति जाता था, उसको रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था। 25,000 की आज से 10 साल पहले वैल्यू थी, नहीं कनेक्शन मिल पाता था। आज तो फ्री मिल रहा है। बिजली के लिए अगर 100 मीटर दूरी पर किसी का घर है और बिजली का पोल इतनी दूर है तो उससे कम से कम 1 लाख रुपया जमा करवाया जाता था। आज तो पीएम सौभाग्य योजना में फ्री में कनेक्शन, उसको फ्री में वहाँ तक लाइन पहुँचाई जाती है, फ्री में कनेक्शन दिया जाता है। गरीब के लिए घर बन जाए। बिजली चली गई तो ऑपरेशन थिएटर में मरीज मर गए, ऐसी खबरें आती थे ना, तो ऐसा नहीं। है। तो ये चीज़ें व्यापक परिवर्तन। पहले आवास के नाम पे 20,000 रुपया मिलता था, आज ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख रुपए मिलता है एक गरीब को। 1,20,000, 12,000 रुपये शौचालय के नाम पे और 15,000 से ज़्यादा मिलता है उसको मनरेगा मजदूरी के बराबर। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो उसमें 1,20,000 की जगह 1,30,000 रुपये मिलते हैं। शहरी क्षेत्र में मकान बना रहे हैं तो पीएम आवास योजना में 2.5 लाख रुपये मिलते हैं। ये कभी मिला? और वो भी किसी भेदभाव के बगैर, बिना भेदभाव के मिला है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार इस देश को व्यक्त करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि उन्होंने भारत का वैश्विक स्तर पर सम्मान बढ़ाया। भारत की 135 करोड़ जनता को अपना परिवार मान करके, और जैसे एक अभिभावक अपने एक एक व्यक्ति की देखभाल करता है, ऐसे 135 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का उन्होंने काम किया। पिछले इंटरव्यू का एक और प्रश्न बचा है कि आपने कहा था आजम खान और ऐसे जो माफिया है उनको जेलों में डालेंगे। देखिए, वो अपने कृत्यों से जेल में सड़ रहे हैं। आजम हो, मुख्तार हो, अतीक हो, और भी अन्य माफिया हैं, जितने पेशेवर माफिया अपराधी हैं, उन सबके संरक्षक वो थे, इसलिए मैंने उनके नाम से मैंने एक शब्द भी चेंज नहीं किया। मैं कोई इंटरव्यू मोबाइल हाथ में लेके नहीं करता। ये दर्शकों को हम आपका पुराना भी उत्तर दिखाएंगे और अभी का दिखाएंगे, इसलिए इसको देखकर बोल रहे हैं। हम लोग उन लोगों में से हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। बिल्कुल। हमने जो कहा है हम उसको करेंगे। बिल्कुल। अभी इस इंटरव्यू के बाद हम आगे क्या, इस विषय पर आते हैं कि अब आपकी सरकार बनने जा रही है। आंकड़े भी वही बताते हैं, भले चुनाव आयोग अभी एग्जिट पोल नहीं देने दे रहा हो, लेकिन अब आगे क्या, आपने क्या किया, जो किया वो तो बता दिया, अब आगे आपके पास क्या योजना है? भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी कर दिया है। हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र केवल चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, उसकी एक एक पंक्ति हमारे लिए एक संकल्प होता है। जैसे हमारे यहाँ किसी अनुष्ठान के पहले एक संकल्प लिया जाता है ना,
तो वही हमारा एक संकल्प है। ईश्वर को साक्षी मानकर। सार्वजनिक जीवन का संकल्प है। उस संकल्प के एक एक वाक्य को, एक एक अक्षर को मंत्र के रूप में अंगीकार करते हुए उसको लागू करना। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना। और मुझे लगता है जो चीज़ें चली हैं इसको और भी तेज गति से आगे बढ़ाने की कार्रवाई को बढ़। बिल्कुल। अभी चुनाव 4 चरण हो चुके हैं। बचे हुए चरणों को देखते हुए हर बार ऐसा एजेंडा तो बदलता रहता है, सामान्यतः प्रश्नोत्तर भी बदलते हैं। तो जो 5 साल है आगे आने वाले चरणों के लोगों के लिए उसमें आपने क्या सोचा है? देखिए, क्योंकि आपके भाषण भी उसी आधार पर बदलते हैं। एक चीज़ हमें देखनी होगी, 4 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं। रुझान जो है वो लगता है कि लगभग 250 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी इसमें प्राप्त करेगी। अखिलेश तो कह रहे हैं हमारी डबल सेंचुरी हो गई है। देखिए, अखिलेश जी देश और दुनिया की जानकारी रखते नहीं हैं। बड़े बाप के पुत्र हैं। 12 बजे सो के उठेंगे, तैयार होंगे, फिर उनके चाचा श्री आएंगे, उनको बताएंगे, फिर रटाएंगे, फिर उनमें से उनसे कभी कभी भूल हो जाती है। जैसे पिछले दिनों जब 2 चरणों के चुनाव हुए थे 113 सीटों पर, तो एक सज्जन ने उनको ये बताया कि साहब जो है 113 सीट में से समाजवादी पार्टी 10 सीट पा रही है। तो उसी पे उन्होंने कहा भाई 10 में एक 0 और बढ़ा दो। तो उस बेचारे ने कहा भाई 0 आगे बढ़ाऊं या पीछे बढ़ाऊं? ठीक है, तो ये वही वाले लोग हैं। देश दुनिया की जानकारी नहीं। अच्छा है 10 तारीख तक अपने उसमें रहे। वैसे मुझे जो जानकारी मिली सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो 11 तारीख को उन्होंने इंग्लैंड का टिकट अपना बुक करा लिया। तो ये इनकी तैयारी है, ये सच्चाई इनकी सामने आनी चाहिए। अभी से भागने की फिराक में। आपने उनके चाचा श्री का नाम लिया। एक चाचा श्री तो लगता है कि आधे से ज़्यादा आप ही की तरफ है, भले गाड़ी में उनके बैठे हो। देखिए, चाचा श्री उनके आहत हैं, बेचारे पीड़ित हैं। उन्होंने तो उनको पाला पोसा, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। आज उस बेचारे की दुर्गति देख रहे हैं। हमारी विधानसभा के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और मुझे आज उनकी दशा देख के दया आती है, तरस आती है। जो बेचारा प्रदेश का नेता था, क्या दुर्गति है। मंच पे कुर्सी नहीं मिलती है, सोफा के तक तो हत्ते में बैठना पड़ता है उनको। तो ये तो उन्होंने दुर्गति कर दी है उनकी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5th फेज आते आते पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेगी। 6th और 7th में भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। मतलब आप पिछला जो आंकड़ा है उससे बढ़ते हुए देख रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं पिछले से कुछ घटेंगे क्योंकि आपने विधायक वही रखे हैं ज़्यादातर। देखिए, मैं इस बात को कह सकता हूँ, मैंने शुरू दिन कहा था, लोगों ने पूछा था कि क्या आपका रहेगा। मैंने कहा देखो 80% से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी पाएगी, 20 में बंटवारा होगा। हम आज भी उस पे अडिग है, उसी पे है। अब इस पूरे सिचुएशन में जो युवक है, उस युवक को कंफ्यूज करने का कोशिश किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि वैसे तो आयु में मुझे लगता है आप में और अखिलेश में और राहुल गांधी में कोई खास फर्क नहीं होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम युवा हमारे साथ हैं। देखिए, यूपी का युवा इस बात को जानता है कि यूपी के युवाओं के साथ कैसे इन लोगों ने खिलवाड़ किया था, किस प्रकार की अराजकता इन्होंने पैदा की। नौकरी के नाम पर उस बेचारे के साथ उनका शोषण हुआ, पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया नहीं थी और बंदर बांट होता था, पैसा लेके नौकरी दी जाती थी। यूपी का युवा पलायन कर रहा था। आज पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया है, प्राथमिकता के आधार पर अच्छी शिक्षा, अच्छी पारदर्शी कंपटीशन की व्यवस्था। और यूपी के युवाओं के लिए कोरोना कालखंड में भी ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ऑनलाइन कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए 1 करोड़ यूथ को हम वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा रहे हैं। हमने अगले 5 साल के लिए तय किया है हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ेंगे। मैं आज इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में यूथ को जो सुविधा हम दे रहे हैं, सपा को थोड़ा परेशानी है,
उसने चुनाव आयोग को कंप्लेंट भी किया है। हमने तय किया है 10 मार्च के बाद 2 करोड़ यूथ को टैबलेट स्मार्टफोन भी उपलब्ध कराएंगे, मेधावी बेटियों को स्कूटी उपलब्ध करवाएंगे, और ये भी तय किया है कि डिजिटल एक्सेस का जो खर्चा आएगा ये भी सरकार करेगी। तो यूथ को प्रोत्साहित करने और हर परिवार के एक यूथ को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ने का काम। आपने कोरोना की बात की, अपने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया, यहाँ तक कि विदेश के लोगों ने भी उसको अप्रिशिएट किया। एक छोटे से वायरस को आपने बड़े गंभीरता से लिया, लेकिन एक 7 फुट ऊंचा 3 फीट चौड़ा हैदराबाद से एक वायरस आता है और यहाँ पर सुअरों को इन्फेक्टेड करता है, उससे कैसे आपके राज्य को बचाएंगे? देखिए, यूपी का कोविड प्रबंधन हो या इससे पहले हम इंसेफ्लाइटिस को भी नियंत्रित कर चुके हैं, तो जितने भी प्रकार के वायरस आएंगे उनको नियंत्रित करने का अब हमारे पास बहुत अच्छा प्रबंधन है। अभी मास्टरी है। एक इसी कारण आपके राज्य में मजहबी युद्ध का माहौल बना हुआ है। हमने एक सीरीज चलाई जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से लोग चुनाव में वोट डालने के लिए आ रहे हैं, यहाँ तक कि विदेश से भी आ रहे हैं। मतलब आपके समर्थन में केवल विभिन्न देशों में, दर्जनों देशों में रैलियाँ नहीं हो रही है, लोग लाखों रुपए का टिकट निकाल कर आपके विरोध में वोट डालने के लिए भी आ रहे हैं, और नहीं आएंगे तो फिर अपने गांव में आने नहीं देंगे, ऐसा बहिष्कार की धमकी भी दी जा रही है। देखिए, जो भी विकास का पक्षधर है, सुरक्षा का पक्षधर है, बेहतर भविष्य का पक्षधर है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। जो दंगा का समर्थक है, माफियाओं का समर्थक है, अराजकता का समर्थक है, वो बीजेपी के विरोध में वोट डालने के लिए आ भी रहा है, आएगा भी। इसकी परवाह नहीं, जनता जनार्दन इस पूरी चुनाव को अपने हाथों में ले चुकी है और भारतीय जनता पार्टी 80% से अधिक सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत के साथ। सारे प्रचारक आ गए आपके, लेकिन एक स्टार प्रचारक दिख नहीं रहे हैं। शायद आप भी कंफ्यूज हो गए। आपके सबसे बड़े स्टार प्रचारक राहुल बाबा ही नहीं दिख रहे। देखिए, वह कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। नहीं, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं बीजेपी का फायदा होता है। हाँ, तो हम भी चाहते हैं कि वो आए जाएंगे, तो कांग्रेस वैसे भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते उनको प्रचार करने का पूरा अधिकार है। आएंगे, अच्छा रहेगा। अच्छा, कार्यक्रम के आखिर में, क्योंकि ये भी एक ऐतिहासिक इंटरव्यू है, इसी को लेकर हम अगले 5 साल बाद या जो भी आपकी स्थिति रहेगी उसके आधार पर करेंगे, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, एक बेहतर भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश का बेहतर होना आवश्यक है। भारत को दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का मजबूत होना आवश्यक है, और इसके लिए उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, और भारतीय जनता पार्टी ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, अन्यों से उम्मीद नहीं की जा सकती। आप अयोध्या जा रहे हैं इस इंटरव्यू के बाद, और मैंने अभी इंटरव्यू वापस देखा आपका आते समय। आपने इस इंटरव्यू में कहा था, मैंने कहा था कि क्या अगले चुनाव में जब आज आएंगे तो मंदिर बन चुका होगा क्या? तो आपका शब्द था कि मंदिर बनने की प्रक्रिया में होगा। तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे था? देखिए, हम लोग जो कहते हैं उतना ही कहते हैं जितना हम कर सकते हैं, और जितना करते हैं उतना ही बोलते हैं। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होना, प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस कार्य का शुभारंभ होना, यह हम लोगों के जीवन का एक बहुत ही सुनहरा क्षण था। और मुझे लगता है कि 500 वर्षों के बाद हमारी पीढ़ी इसके लिए अपने को गौरवान्वित महसूस करती है कि हमारी पीढ़ी सचमुच सौभाग्यशाली थी कि हमें यह अवसर प्राप्त हुआ। तो काशी, मथुरा और बाकी बचे हुए भी हो जाएंगे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम आ चुका है। मथुरा वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से समग्र विकास की कार्य योजना को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। सब धाम एक बार चमकेंगे फिर से। बिल्कुल। तो आपने समय निकाला और इंटरव्यू क्या एक तरीके से वचन ही दिया। अपने कोरोना काल में एक छोटे से वायरस को आपने बड़े गंभीरता से लिया, लेकिन एक 7 फुट ऊंचा 3 फीट चौड़ा हैदराबाद से एक वायरस आता है और यहाँ पर सुअरों को इन्फेक्टेड करता है, उससे कैसे आपके राज्य को बचाएं? तो जितने प्रकार के वायरस